ये फिल्म सिर्फ एक दिन पहले रिलीज हुई थी और लाखों नाजरीन की तरफ से उसे जबरदस्त पजीराई मिली। उसकी कहानी एक हकीकी दिन के इख्तिताम की मंजर कशी करती है, जिसमें कई किरदार हैं। मुल्क के खुसूसी फौजी दस्तों से ताल्लुक रखते हैं। काली भीड़ों के खुसूसी मिशन का आगाज हो चुका था। ये हिफ्ते का इख्तितामी दिन था। मैं जाओ मी बाहर निकला ताकि फंसे हुए लोगों की मदद कर सकूं। सिपाहियों को सूरत-हाल समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने बुराह रास्त कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने एक गाड़ी का ट्रंक खोला जिसमें एक सरख लिबास में मलबूस औरत बंद थी। इस औरत की शनाख्त गैर मामूली थी, इसलिए सिपाहियों ने उसे एक और जगह मुंतकिल किया। मगर जब गाड़ी एक पल से गुजरते हुए तकरीबन 10 किलोमीटर दूर पहुंची, उन्होंने अचानक गाड़ी रोक दी और जाओमी को वहीं तन्हा छोड़ दिया। अभी जाओमी हैरान और परेशान ही था कि एक गर्व पागल पनाह गजीनों का अचानक नमूदार हुआ। वो जाओमी को खाने का इरादा रखते थे, लेकिन कमजोर नजर आने वाले जाओमी के अंदर एक सख्त जान सिपाही छिपा हुआ था। जाओमी ने फौरन गाड़ी संभाली और वहां से फिरार हो गया। काफी दौड़ जाकर जब उसे लगा कि अब सभी फिरार हो चुके हैं, महफूज है, तभी वो अचानक सड़क के बीचों बीच जा पहुंचा, जहां चंद सिपाही उस पर बंदूकें तान चुके थे। सिपाहियों ने उसकी शनाख्त की तस्दीक की और उसे एक मीटिंग रूम में ले गए। वहां जनरल ने उसे एक खफिया मिशन पर रवाना किया। सूरज ढल रहा था और सर्दी शद्दत अख्तियार कर रही थी, ऐसी सर्दी कि इंसान बर्फ के मुजस्समों में तब्दील हो जाएं। एक खफिया अड्डे पर 100 किलोमीटर दूर एक प्रासरार हथियार पहुंचाना था, लेकिन रास्ता खतरात से भरा हुआ था। सिपाहियों ने अपने मासिक पहन लिए और मिशन पर रवाना हो गए। बर्फ पर मौजूद सामान फिसल रहा था और हर फर्द दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी लिए हुए था। अचानक कप्तान ने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा दिया, क्योंकि आगे दुश्मन का इलाका शुरू हो चुका था। तभी बर्फ टूट गई और कप्तान नीचे गिर गया। सब फौरन जमीन पर लेट गए ताकि मजीद बर्फ न टूटे। जाओमी ने अपना सामान उतारा और नीचे छलांग लगा दी। कप्तान जख्मी हालत में था और जानबर न हो सका। जाओमी ने उसके जिस्म से खिंजर निकाला, बेक खोला और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। जब उसके साथियों ने उसे ऊपर खींचा तो वो होश खो बैठा था। ये शूर यकीनन दुश्मन की तौजा खींच चुका था। ये टीम अब एक वेला पहुंची ताकि आग जलाई जा सके, वरना जाओमी सर्दी से जमकर मर जाता। एक लकड़ी टूटी, आग जलाई गई, लेकिन जाओमी के पांव के अंगलियां मंजम्मद हो चुकी थीं। खुशकिस्मती से फौरी इलाज में सर आया। कुछ देर आराम के बाद जाओमी एक अजीब आवाज से जाग गया। दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो एक हेलीकॉप्टर वल्ला के ऊपर मंदीन ला रहा था। इसने जल्दी से साथियों को जगाया और वल्ला खाली करने का कहा। उनके निकलने के फौरन बाद हेलीकॉप्टर ने मिसाइल दागा और वल्ला को तबाह कर दिया। सब ने अपनी टार्चें जलाएं और करीब जाकर देखा। वहां बर्फ में जमी हुई लाशें थीं, बच्चे, जवान, बूढ़े सब। ये सोचना भी मुश्किल था कि मरने से पहले उन सब पर क्या बीती होगी। कमांडर ने फौरन हुक्म दिया कि तमाम टार्चें बंद कर दी जाएं ताकि टीम की पोजीशन दुश्मन पर जाहिर न हो। सबने हुक्म माना और खामोशी से आगे बढ़ते रहे। तभी एक गश्ती हेलीकॉप्टर आसमान में नमूदार हुआ। यह मंजर बहुत खतरनाक था, लेकिन अजीब बात यह थी कि हेलीकॉप्टर सिर्फ जाओमी का पीछा कर रहा था। एक शख्स लगातार फायरिंग कर रहा था। गोलियों की आवाजें पस मंजर में गूंज रही थीं। जिंदा रहने की शदीद ख्वाहिश लिए जाओमी ने बर्फ पर दौड़ लगा दी। बाएं और दाएं जानिब रोशनी चमक रही थी। अचानक उसे एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई दिया और वो फौरन उसमें फंसल कर अंदर चला गया। हेलीकॉप्टर कुछ देर तक ऊपर मंडलाता रहा, फिर बगैर हमला किए वापस हो गया, चला गया। थोड़ी देर बाद साथी उसके पास पहुंचे। सब एक छोटे से जजीरे पर पहुंचे जहां बर्फ पर कदमों के निशानात मौजूद थे। जब वो एक पुराने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वहां 2 बूढ़े अफराद रहाइश पजीर थे। बूढ़े ने उनसे खुश अखलाकी से पेश आया और उन्हें कुछ देर आराम का मौका दिया। लेकिन जब जाओमी कुछ सामान उठा रहा था, उसे मेज के नीचे एक मशीन गन दिखाई दी। इसी वक्त उसे एहसास हुआ कि यह बूढ़ा कोई आम शख्स नहीं है। जाओमी ने सर के इशारे से साथियों को होशियार किया और खुद जज्बात पर काबू रखा।
लेकिन बूढ़े ने खुद को बेनकाब होते देखकर मशीन गन उठा ली। स्पेशल फोर्स के सिपाही होने के नाते टीम ने फौरन रद्दामल हुआ दिया। चंद लम्हों में बूढ़ा और उसकी बीवी हलाक हो चुके थे, मगर शीशे वाला साथी शदीद जख्मी हो गया। टीम ने जल्दी से जरूरी सामान उठा किया और 20 की तरफ रवाना हो गई, लेकिन दाढ़ी वाला सिपाही जख्मी हो चुका था। उसने अपनी चोट छिपाई ताकि मशन पर असर न पड़े। इसी दौरान उन्हें एक लावारिस करूज शब्द दिखाई दी, जो बज़ाहिर महफूज थी, लेकिन दाढ़ी वाले की हालत बिगड़ रही थी। इस पर बहस हुई कि उसे छोड़ा जाए या साथ रखा जाए। इसी दौरान स्नाइपर ने एक कीन खोला ताकि मशन की हकीकत जान सके, लेकिन जैसे ही वो खोला गया सब दम बखूद रह गए। वो दरअसल बायोकेमिकल हथियार का एक खतरनाक वायरस था। अगर उसे मिसाइल में इस्तेमाल किया जाता तो ये इंसानियत के लिए क़ियामत खीज साबित होता। दाढ़ी वाले ने कीन को एहतियात से उठाया और वापस कर दिया। इसी वक्त जाओ मी गश्त पर निकला। तभी उसे दुश्मन की गाड़ी आती दिखाई दी। फायरिंग की आवाज सुनाई दी। दाढ़ी वाले ने खुद को गोली मार ली थी ताकि दूसरों को बोझ न बने, मगर अब दुश्मन फायरिंग की आवाज पर मुतवज्जा हो चुका था। फौरन वहां से निकलना पड़ा। जाओ मी एक तरफ रवाना हुआ, लेकिन कुछ ही फासले पर बर्फ इंतहाई कमजोर थी। उसने एहतियात से वजन तकसीम किया, बंदूक और बीग एक तरफ रखे ताकि झील में न गिरे। खुशकिस्मती से एक साथी ने वक्त पर रस्सी फेंकी और जाओ मी ने उसे थाम लिया। फिर तीनों को एक ही रस्सी से बांध दिया गया ताकि अगर कोई गिर जाए तो दूसरे उसे खींच लें। जब आखिरी साथी को बचाया जा रहा था, आसमान पर अचानक रोशनी चमकी और दुश्मन की मशीन गन से जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। सब नीचे दबक गए। तभी छोटे कद वाले सिपाही ने अपनी स्नाइपर राइफल संभाली। गोलियों की बारिश के बावजूद वो न हिला। उसने मौके पाकर दुश्मन को एक गोली से खत्म कर दिया। अब जाओ मी दुश्मन की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसे 3 दुश्मन और दिखाई दिए। उन तीनों ने आग जलाई और खुद को गर्म करना शुरू किया। अगली सुबह जाओ मी बीदार हुआ तो देखा कि ड्योड बायोकेमिकल हथियार चराकर गायब हो चुका था। यह देखकर जाओ मी ने महसूस किया कि वो दुश्मनों की एक बड़ी तादाद में घर गया है। दुश्मन लम्हा बह लम्हा करीब आ रहा था। जाओ मी ने फौरन दूसरी तरफ एक दस्ती बम फेंका और साथ ही छोटे हैंडसम साथी ने भी अपनी पोजीशन संभाल कर लड़ाई में हिस्सा ले लिया। वो सच में मौत के फरिश्ते की तरह लग रहा था। इसके हाथ में स्नाइपर राइफल थी और वो निशाने पर दुश्मनों को काट रहा था। जाओ मी भी दीवाना वार गोलियां बरसा रहा था। कुछ लम्हों के लिए दुश्मन की एक भी पेशकदमी कामयाब ना हो सकी, लेकिन पहाड़ की नीचे से दुश्मन की नई कमक मुसलसल आ रही थी। दोनों की लड़ाई शदीद हो गई, लेकिन दुश्मन की तादाद कहीं ज्यादा थी। इस वक्त जाओ मी की राइफल की गोलियां खत्म हो गईं। वो ग्रेनेड निकाल ही रहा था कि एक गोली उसके सीने में आ लगी। छोटे हैंडसम साथी ने दुश्मन के धावे को रोकने के लिए एक गोली चलाई, लेकिन जाओ मी की हालत देखने का वक्त न मिला। उसने खुद को गिरने वाले ग्रेनेड पर डाल दिया। अब टीम में सिर्फ जाओ मी बचा था। उसने फिर से राइफल उठाई, गुस्से से भरकर बाकी दुश्मनों का खात्मा कर दिया। उसके बाद अपने साथी की स्नाइपर राइफल उठाई और शदीद जख्मी जिस्म के साथ दोबारा मैदान में कूद पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे करीब ही एक छोटी सी जगह मिली। वो वहां रखा और स्नाइपर राइफल से दावी को निशाना बनाया, जो बायोकेमिकल हथियार लेकर फिरार हो रहा था। जाओ मी ने उसे ललकारा, यह हथियार लाखों इंसानों को मार डालेगा, उसे छोड़ दो। लेकिन दावी ने उसकी बात न सुनी और हमला करने लगा। जाओ मी ने आखिरी बार निशाना लिया और दावी को मारकर हथियार कब्जे में ले लिया। तभी घड़सवारों की एक टीम नमूदार हुई और शदीद जख्मी जाओ मी बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो 20 पर था। कमांडर ने उसे तमगा दिया और जूनियर कमेटी में तरक्की दे दी, लेकिन जाओ मी का दिल खाली था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी हिम्मत खो गई है। बेटी मर चुकी है। बास ने उसे तसल्ली देने के लिए झूठ घड़ा, लेकिन जाओ मी को सच्चाई का इल्म हो चुका था। गुस्से में आकर उसने वायरस और मुहाफिज को बांधा और चट्टान की तरफ बढ़ा। सिपाही चीख रहे थे कि रख जाओ, लेकिन जाओ मी जानता था कि अगर यह वायरस फैल गया तो लाखों बेगुनाह लोग मर जाएंगे। बास ने बार बार रोकने की कोशिश की। क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसा ना करो, जरा सोचो। लेकिन जाओ मी ने एक लम्हे की भी हचकचाहट के बगैर चट्टान से नीचे छलांग लगा दी।